नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप नागवंशी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल संदीप स्टडी सेंटर में। जैसा कि आपको पता है, मैंने कहा था कि आपकी टेट की एग्ज़ाम आने वाली है और साथ में शिक्षक भर्तियां होंगी और आगे चल के पीएससी की भी एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाली है। इस सभी के दृष्टिकोण से मैंने एक वीडियो यहाँ पर बनाया है जो कि हिंदी भाषा को लेके है और इस सभी में एक काम आने वाला है। इसमें मैं आपको 120 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊँगा और साथ में एक्सप्लेन करेंगे, तो ये हज़ारों के क्वेश्चन की वैल्यू क्रिएट करेगा और मैं क्वेश्चन के थ्रू उसको करूँगा। जैसे कि वर्णमाला का क्वेश्चन है, आगे जाके समास संधि पढ़ेंगे, उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे, प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, एग्जेक्टिव के बारे में देखेंगे, सर्वनाम संज्ञा, सभी को मैंने यहाँ पे समाहित कर दिया जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसा कि आपके पास पहला क्वेश्चन है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक हो कौन सा वर्ण है। वर्ण अपने पास दो प्रकार से आते हैं, एक व्यंजन वर्ण और एक स्वर्ण वर्ण, और इसके अतिरिक्त और अलग अलग तरीके से इन्हें बांटा गया है। याद रखें, इसका सही आंसर तो स्वर्ण वर्ण है। इसको हम लोग कैसे पहचानें, ठीक है। स्वर्ण वर्ण बोले तो ये स्पेशल आपको याद रखना है कि इसका जो उच्चारण है स्वतंत्रता पूर्वक होगा, किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी। क्लियर है। और वहीं पर व्यंजन वर्ण की आप बात करोगे, जैसे कि मैंने कहा का, जैसे कि मैंने कहा गा और खा, ठीक है, ये व्यंजन वर्ण होते हैं। इसमें आपको स्वरों की सहायता लेनी पड़ रही है। का बोल रहे हो, गा बोल रहे हो, आप बोल के देखेंगे तो लास्ट में आ जुड़ रहा है, ठीक है, तो इनकी सहायता लेनी पड़ रही है, तो वो व्यंजन वर्ण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुल वर्णों की संख्या कितनी है। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। यदि आपको कुल वर्णों की संख्या बोले तो आपको 13 याद रखना है, जो कि है आ, बड़ा आ हो जाएगा, फिर आप छोटी ई बड़ा ई देखते हो, उसके बाद ऊ देखते हो और बड़ा ऊ। क्लियर है, ये 6 हो गया। साथ में 5 आप और याद रखते हो, जो कि री है, ए है और ए है और ओ, और साथ में ओ है। इस प्रकार ये 11 हो गए। इसके याद रखना है क्वेश्चन स्वर वर्ण के लिए है। यहाँ पे आप देखेंगे कुल की संख्या कितनी है, एक क्वेश्चन ऐसे होनी चाहिए, कुल वर्ण नहीं हो तो 52 हो जाएगा। क्लियर, स्वर वर्णों की बात कर रहा है, इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो साथ में अयोगवाह स्वर वर्ण जो और होते हैं, जो कौन कौन से, अम और आहा, ठीक है, अम और आहा, इसके साथ ये 13 हो जाता है। लेकिन आपको सिंपली पूछे वर्णों की स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, अब क्या बोलेंगे, 11 है। यदि कुल स्वर वर्णों की संख्या कितनी है बोले, तब वो आंसर 13 होगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। निम्न में से कौन सा मूल स्वर नहीं है। अब उसमें मूल स्वर कौन कौन से आते हैं। मूल स्वर में आपका आ आता है, ठीक है, ई आता है जो कि मूल है, इसमें और किसी को जोड़ के नहीं बनाया गया, ऊ है। इसके साथ में मूल स्वर में एक चीज़ और याद रखना है, वो रहेगा क्या, री। तो ये चारों वर्णों को आपको याद रखना है, ये मूल स्वर वर्ण है। तो इसमें आ नहीं होगा, ये मूल स्वर वर्ण नहीं है। मूल स्वर वर्ण कहा मैंने, स्वर वर्ण नहीं कहा, स्वर वर्ण तो ये है लेकिन मूल स्वर वर्ण नहीं। इसका सही आंसर क्या था, आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंठव्य व्यंजन क्या है। अब व्यंजन क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया है कि स्वरों का क्या लेना पड़ता है, सहायता लेना पड़ता है उनके उच्चारण के लिए। जैसे का, खा, गा, चा बोलोगे, पा, फा, बाना। अब जितने आप देखते हो 33, और आजकल तो 35 लिया जा रहा है, 2 और जोड़ दिया गया, ठीक है। तो याद रखना, इसमें से अलग अलग इसके पूछे जा सकते हैं, जो कंठ से निकलने वाली व्यंजन कौन से है। जैसे आप बोल के देखेंगे, आप का बोल के देखेंगे, आप खा बोल के देखें, आप घा बोल के देखें, या आप कंठ से आवाज़ आएगी, का, खा, घा, ठीक है। साथ में कंठव्य व्यंजन के लिए एक चीज़ और याद रखना, हमने का, खा और घा की बात कर ली, साथ में अब ग याद रखना। क्या याद रखेंगे, ग याद रखना, और एक और याद रखना, इसको प्रोनाउंसिएशन करते मेरे से नहीं बनता है, ठीक है, इसको मैं अंडा बोलता हूँ। ये क्या होता है, ठीक है, इसको आप पढ़ लेना। ये इन्हें कंठव्य व्यंजन कहा जाता है, मतलब एक का वर्ग से संबंधित है। आपको पढ़ाता मैं इसकी क्लास तो आपको मैं चार्ट दिखाता, का वर्ग में कौन कौन से आते हैं। का वर्ग में जैसे का, खा, गा, आपका घा आ जाएगा, ठीक है। और देख रहे हो अंडा जो हम लोग बोल रहे हैं, ये ठीक। तो याद रखना, चा इसका सही आंसर हो जाएगा। कंठव्य व्यंजन न हो करके चा क्या होता है याद रखना, ये तालव्य व्यंजन होता है। तालव्य मतलब जो तालु से है ना संपर्क होके निकल रहा है आपका आवाज़। निम्न में से कौन सा नासिक व्यंजन नहीं है। अब इसको आप बोलोगे, ठीक है, तो जैसे कि आप ना बोल के देखेंगे, माँ बोल के देखें, और ना बोल, इसको अड़ा बोल के देखें, ठीक। तो ये क्या हो जाएंगे, नासिक व्यंजन हो जाएंगे। आप बोल के जब देख रहे हो तो ये नाक से होता हुआ थोड़ा सा निकल रहा होगा आपकी आवाज़, ना, माँ, ड़ा, ठीक है। साथ में और आप बोल सकते हो इसमें क्या, उसको भी रख लेना, अंडा को भी रख लेना जो मैं अभी बोल रहा हूँ, और इया जो हम लोग बोलते हैं, ये सभी को आपको याद रखना है, ये नासिक व्यंजन हो जाएंगे इस पर वाले। लेकिन सा नहीं होता, सा होता है संघर्षी व्यंजन। अब संघर्षी व्यंजन क्या है, अब अगला मैंने क्वेश्चन इसके लिए रखा है, निम्न में से कौन सा, इसको संघर्षी कर लेना, संघर्ष लिखा है, ठीक। इसको क्या करेंगे आप, संघर्षी व्यंजन।
संघर्षी व्यंजन नहीं है। तो पहले आपको पता होनी चाहिए संघर्षी व्यंजन कौन कौन से, बड़े काम के ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, अच्छे से आपको देखना है। जैसे कि आप देखेंगे हाँ, ये बिल्कुल संघर्षी व्यंजन है, क्या होता है मैं बताऊंगा। उसके बाद आगे देखेंगे ये हा हो गया, ठीक, ये सा हो गया और ये वाला सा हो गया। क्लियर है। तो आप जब सा बोल रहे हो, ये सा बोल रहे हो और ये वाला हा बोल रहे हो और साथ में ये भी सा याद रख लेना, ठीक है, जो कि शक्कर के सा, ये वाला सा। तो आप देखेंगे तो थोड़ा रगड़ उत्पन्न हो रहा होगा, ठीक है, और उसके उष्मा वहाँ पे उत्पन्न हो रहा होगा, ठीक। सा बोल के देखो आप हा बोल के देखो, सा बोल के देखो, तो थोड़ा रगड़ के संघर्षित सा वो हो रहा है। लेकिन माँ बोल के देखोगे तो ये तो नहीं हो रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, माँ। तो ये तरह वर्णों से संबंधित जो इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है उसको मैंने डाला। अब सब कुछ मैं नहीं डाल सकता हूँ क्योंकि सभी को कवर करना है, सभी टॉपिक्स को, जो इंपॉर्टेंट थे उसको मैंने वहाँ पे डाल दिया, ठीक है। इसके अतिरिक्त आप और देख लेना। अब हम लोग विलोम शब्द पे चलते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ को मैंने लाया है। जैसे कि पूछा जा सकता है प्रासंगिक, क्या पूछा जा सकता है, प्रासंगिक का विलोम शब्द है अनुप्रासंगिक, निप्रासंगिक या फिर बेतुका, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका विलोम शब्द होता है अप्रासंगिक। क्या होता है, अप्रासंगिक। लेकिन इसको बेतुका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बेतुका। कभी कभी ऐसे भी दिया जाता है, आपको याद रखना। लिखित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, किसका, लिखित का। लिखित को अलिखित बोला जाएगा इसके विलोम में। इसका उल्ट मौखिक भी तो बोला जाएगा। आप लिख के उत्तर दे रहे हो, ठीक है, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, मुंह से बोल के उत्तर दे रहे हो। तो उपर्युक्त दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द विरक्ति। विरक्ति का विलोम शब्द क्या होगा, काफ़ी बार फंसाया जाता है। जैसे कि अविरक्ति है, अनुरक्ति है, ठीक। उसके बाद देखेंगे अनुरक्ति एक और है। तो ये बात तो सही है कि अनुरक्ति होता है, ये दोनों में से एक है, लेकिन कौन से वाला है, तो याद रखना है जो छोटू की मात्रा लगा यहाँ पे, ठीक है, अनुरक्ति, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। उन्नति शब्द के क्या होगा, क्या वो अउन्नति होगा, नहीं हो सकता है, अवनति होगा या फिर अनुउन्नति होगा। इसका सही आंसर अवनति होगा, आपको याद रखना है इसका विलोम में, ठीक है। शब्द सामिस, सामिस मतलब मांस खाने वाला होता है, और जो मांस नहीं खाता है उसको बोला जाता है, याद रखना है आपको, निरामिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हम लोग चलने की कोशिश करें। अगर आपको बोलता, ठीक है, क्योंकि हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन यहीं पे देख लेंगे, सहमति, ये आसान होता है, इसका विलोम शब्द हो जाएगा असहमति, ठीक है। जैसे आपको और बोला जाए अनुमेय, अनुमेय का विलोम शब्द क्या होगा, याद रखना है अनुमेय होता है इसका। क्या होता है, अनुमेय, इसको अच्छे से देखना, अनुमेय होता है, इसको भी याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। यदि मैं आपको एक चीज़ और बोलूँ, अतिवृष्टि, हम लोग क्वेश्चन ही कवर कर लेते हैं बहुत सारा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, अनावृष्टि हो जाएगा, इसको याद रख लेना। अतिवृष्टि का अवृष्टि मत कर देना, क्या हो जाएगा, अनावृष्टि। विलोम की मैं बात कर रहा हूँ। परिहार्य एक शब्द होता है, परिहार्य, ये भी पूछा जाता है, इसका हो जाएगा अपरिहार्य। क्या हो जाएगा, अपरिहार्य हो जाएगा। उसी प्रकार आपको उत्कर्ष बोले, उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अपकर्ष होता है। क्या होता है, अपकर्ष हो जाएगा, या फिर इसे विकर्ष भी कहा जाता है। सार्थक पूछा जाता है कई बार, मतलब जो पूछे जाते हैं उन शब्दों को मैं बता रहा हूँ। सार्थक का हो जाएगा निरर्थक, आपको याद रखना है। उसी प्रकार अनुराग पूछा जा सकता है, ठीक, अनुराग। अनुराग के लिए आप क्या करेंगे, विराग हो जाएगा। अनुराग का क्या हो जाएगा, विराग, आपको याद रखना है। न्यून, कई बार आपने एग्जाम में देखा होगा, न्यून पूछा जाता है। न्यून मतलब कम होता है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, अधिक। क्लियर है। तो इन शब्दों को भी आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार आपके एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। जैसे कि आप देख रहे हैं स्वास्थ्य, आप देख रहे हैं स्वस्थ, ठीक, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, स्वास्थ्य देख रहे हैं, आप देख रहे हैं स्वस्थ, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, ठीक। तो इसका सही जो हम लोग वर्तनी देखें तो ये होता है, कभी भी आप इसको स्वस्थ्य मत करना, इसको बोलना स्वास्थ्य। क्लियर है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं अब इसको जल्दी करने की कोशिश करता हूँ। अतिथि है, अतिथि है, अतिथि है और अतिथि है, ठीक। याद रखना इसका जो शुद्ध वर्तनी होगा, सब दोनों में क्या आएगा, छोटी की मात्रा आएगा, इसको याद रखना है। क्या हो जाएगा इसका अतिथि, नॉट अतिथि, ठीक। इसका क्या होगा, ये भी पूछा जाता है। अब जितने भी क्वेश्चन लाए हो ना, सब पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट है, जहाँ फंसते हैं विद्यार्थी, रचयिता होता है या फिर रचयिता होता है, बड़ी की मात्रा लग गई है, या फिर रचयिता होता है या फिर रचयिता होता है, ठीक।
तो इसके लिए आपको याद रखना है, जो आप फर्स्ट टर्म देख रहे हैं क्या रचयिता होता है, कभी भी रचयिता ऐसा नहीं होता, या फिर रचयिता नहीं होता, या फिर रचयिता नहीं होता। तो क्या होता है ये रचयिता। निस्वार्थ को लेके ये भी पूछा जाता है, क्या निस्वार्थ होता है, या फिर निस्वार्थ होता है, या फिर निस्वार्थ होता है। तो आप ऑप्शन नंबर सेकंड को देखेंगे, ठीक है, जो कि रहेगा क्या नी, ठीक है, स्वार्थ होता है। ये छोटी की मात्रा लगता है ना, इसमें काफ़ी बार आपको फंसाया जाता है। शुद्ध वर्तनी क्या होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ज्योत्सना, ज्योत्सना में आपको याद रखना है जो ता है और सा है दोनों आधा रहेंगे, उसके बाद ना के साथ कनेक्ट रहेंगे, उसके बाद इसमें आप ज्योत्सना करोगे। ऐसे ज्योत्सना नहीं होगा, ऐसे भी नहीं होगा, याद रखना है ता और सा ये दोनों आधा रहते हैं। इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। अनुगृहित होता है, या फिर अनुगृहित होता है, या फिर अनुगृहित होता है, ठीक। इसमें सवाल उठता है कि छोटी और बड़ी की मात्रा में फंसते हैं लोग। ये तो जानते हैं सभी कि अनु, उसके बाद ये जरूर होता है, क्लियर है। इसके बाद आपको बड़ी की मात्रा की ओर जाना है, तो अनुगृहित होता है, आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतिशयोक्ति। ये भी आपने कई बार एग्जाम में देखा होगा, या फिर आप मॉक टेस्ट देते होंगे वहाँ पे देखा होगा, यहाँ पे भी देख रहे हैं। अतिशयोक्ति या फिर अतिशयोक्ति या फिर अतिशायोक्ति, आप इसको पढ़ने की भी ऐसी कोशिश किया करो, ठीक है, जिस हिसाब से लिखा है। जैसे कि आप देख रहे हैं अतिशयोक्ति, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, अति जो आप पहले ही देख रहे हो, सयोक्ति, इसमें आप आधा सा नहीं करोगे, क्या नहीं करोगे, आधा सा नहीं करोगे, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें आधा सा भी मैं दे सकता था, जहाँ पे आप थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो सकते थे, कंफ्यूज हो सकते थे। शुद्ध वर्तनी में फिर देखना उज्ज्वल, ये तो भाई फेवरेट क्वेश्चन होता है उसको, मतलब उनका वर्तनी को लेके। तो उज्ज्वल होगा या फिर उज्ज्वल होगा, इसमें भी मैं सेम आपको बोलूँगा, जो दोनों जा दिखेगा वो आधा रहेंगे और वाह के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलें। कवित्री, जैसे कि आपने रचयिता देखा, उसी प्रकार से आप क्या देखेंगे, कवित्री देखेंगे। क्या देखेंगे, कवित्री, आपको याद रखना यही इसका सही होगा। जैसे कि हमने क्या देखा, रचयिता, ठीक है, रचयिता नहीं देखा था, सेम ही है, उससे रिलेट करोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कवित्री होगा, कवित्री, ठीक, इसका सही आंसर एक बार चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल वही सही आंसर है। जो मांस खाता हो, इसको मैंने आपको बताया था, उसे क्या कहते हैं, समीसा कहते हैं, नहीं कहते, सामिस कहते हैं, बिल्कुल ये सामिस कहते हैं। मांस मीन्स तो ऐसा कुछ वर्ड होता नहीं, मैंने आपको वो करने के लिए डाला था। लेकिन यहाँ पे 2-3 चीज़ हम लोग और देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन की संख्या बढ़ा रहे हैं। 120 तो क्वेश्चन है। जो मांस नहीं खाता आएगा, तो मैंने क्या कहा था आपको, एक वर्ड कहा था निरामिस। क्या कहा था, निरामिस। लेकिन यहाँ पे नरभक्षी एक आता है क्वेश्चन, नरभक्षी मतलब नर मांस खाने वाला, उसके लिए होता है, आपको याद रखना है पिसीता सीन, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, पिसीता सीन भी नहीं होता, पिसीता सन होता है, ठीक, इसको भी आपको याद रखना है। 3 क्वेश्चन यहाँ से बन गए। जो बहुत जानता हो, यहाँ से भी मैं 2-3 क्वेश्चन आपको दूंगा। बहुत जानता हो का एक शब्द क्या होगा, एक शब्द में उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो याद रखना, बहुत जो जानता है उसको बहुज्ञ कहते हैं। अल्पज्ञ मतलब कम जानता है, ठीक है, अल्प जानता है। अभिज्ञ मतलब कुछ नहीं जानता, ठीक। सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानता है, लेकिन सब कुछ जानता है उसको बहुज्ञ मत करना, इसमें कन्फ्यूजन काफ़ी बार होता है। तो यहाँ से भी आपको 3 क्वेश्चन और मिल गया। इसकी बुद्धि में नई नई बातें उत्पन्न हो, इसका एक शब्द क्या होगा, ज्ञान पिपासु, ज्ञान पिपासा, जिज्ञासा, या फिर प्रत्युत्त संपन्न, या फिर प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्त संपन्न बोल रहा था, प्रत्युत्पन्नमति होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्युत्पन्नमति। लेकिन ज्ञान प्राप्त करने की यदि आपके पास इच्छा है, अच्छे से देखना, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, उसको पिपासु कहा जाएगा, ज्ञान पिपासु। क्या कहेंगे, ज्ञान पिपासु, ठीक। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा हूँ, आपको मैं इसको, ठीक है, लाइन पे लिख के दूंगा। यदि सामने लिखा नहीं आ रहा होगा तो यही सही है, मैं सामने कुछ नहीं रखूँ। और ज्ञान प्राप्त करने की जो इच्छा है उसे ज्ञान पिपासु कहते हैं, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो इच्छुक है, ठीक है, उसको ज्ञान पिपासा कहते हैं। और जिज्ञासा किसे कहेंगे, तो जानने की इच्छा, जिसके पास जानने की इच्छा है तो उसे जिज्ञासा कहेंगे।
यहाँ से क्वेश्चन बन गया। जिसे इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया हो, जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया हो, इसका एक शब्द क्या होगा? जितेंद्रिय होगा, इंद्रतीत होगा। ये इंद्रतीत इसको याद रखना है, जो इंद्रियों से परे हो, इंद्रियों से जो परे होगा। और जितेंद्रिय इसका सही आंसर हो जाता है जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया है। इसको भी आपको ध्यान में, जो किए गए उपकारों को नहीं मानता, जो किए गए उपकारों को नहीं मानता, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? कृतज्ञ होगा या फिर कृतज्ञ होगा। कृतज्ञ वो होता है जो किए गए उपकारों को मानता है। उपकारों को क्या करता है? वो जो किए गए उपकारों को मानता है तो कृतज्ञ होगा। कृतज्ञ को हम कहेंगे उपकारों को नहीं मानता। तो इसका सही आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर सेकंड, अमृत। अमृत का समानार्थक मतलब आप बोल सकते हो उसके समान अर्थ वाले पर्यायवाची। अमृत का पर्यायवाची कौन कौन सा होता है? अमृत को हम लोग पीयूष बोलते हैं, अमृत को हम लोग शशिरस बोलते हैं, अमृत को हम लोग सुधा बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है, ठीक है, जो अमृत का समानार्थक नहीं है, सभी उसके समानार्थक है। केतु और पताका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसका समानार्थक शब्द है? आपने ध्वज सुना है, ध्वज का पर्यायवाची या फिर झंडा का पर्यायवाची क्या होता है? ध्वज होता है। लेकिन कभी कभी वो ऑप्शन में केतु देता है और कभी कभी वो ऑप्शन में पताका देता है। तो याद रखना ये झंडा का पर्यायवाची है, सेकंड नंबर इसका सही था। सूर्य को क्या कहते हैं? क्या उसे नीर कहते हैं? क्या उसे सुमन कहते हैं? क्या उसे भानु कहते हैं? ठीक है, तो आपको याद रखना है सूर्य को भानु कहा जाता है। सुमन तो फूल का होगा, नीर पानी का होगा। इसका सही आंसर भानु होगा। क्वेश्चन है पुष्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसका मतलब यहाँ है कि हमें 3 शब्द पुष्प के पर्यायवाची मिलने वाले हैं। पुष्प को कुसुम कहा जाता है, पुष्प को सुमन कहा जाता है, आपने सुना होगा, पुष्प को गुल भी कहा जाता है। ठीक है, पुष्प को खड़क क्यों कहेंगे? खड़क का मतलब होता है तलवार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द की पहचान करें। इसके पहले मैं पर्यायवाची और देख लेता हूँ, उसके बाद वहाँ पे वापस आऊँगा, जो कि 33वां क्वेश्चन होगा। यार ये बच्चे लोग, ठीक। कनक किसका पर्यायवाची शब्द है? क्या वो सोना का है, चांदी का है, हीरा का है? तो कनक को आपको याद रखना है, वो सोने का पर्यायवाची शब्द होता है। आंसू का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ से 2 चीज़ें निकल के आएंगी। आंसू का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आंसू को अश्रु कहते हैं, बिल्कुल कहा जाता है। नेत्रनीर कहते हैं, नयन जल कहा जाता है। चक्षु नहीं कहते, लेकिन चक्षु आँख को कहा जाता है। चक्षु किसको कहते हैं? आँख को कहते हैं। और आँख को और क्या क्या कहा जाता है? एक तो चक्षु कहते हैं, एक नयन कहा जाता है, एक नेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि आंसू पूछ रहा है या फिर आँख पूछ रहा है, ये फंसाएगा। चक्षु इसका सही आंसर हो जाएगा, उसका पर्यायवाची नहीं होता। खग मतलब क्या होता है? खग का पर्यायवाची क्या होगा? पक्षी होगा, सूर्य होगा, नभ होगा, या फिर क्या होगा? सांप होगा। पक्षी को खग कहा जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग तत्सम तद्भव पे चलते हैं। यहाँ पे एक था आपके पास दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द की आपको पहचान करना है। मैं 2 क्वेश्चन कराता हूँ, उसके बाद बताऊँगा किस प्रकार से हम लोग इसको पहचान कर सकते हैं। दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द की पहचान करना है। पक्षी, पंछी, भाई, खेत। पहले क्वेश्चन का मैं आंसर बता देता हूँ। तो इसमें जो तत्सम शब्द है वो पक्षी है। एक क्यों है इसको भी मैं आगे बताऊंगा। एक क्वेश्चन और इसका कर लो, जो कि मैंने यहाँ पे रखा है। अब निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? दोनों पकड़ने की कोशिश करना। पक्ष है, परीक्षा है, क्षेत्र है और भीख है। तो इनमें जो तद्भव शब्द है वो भीख है। ऐसा क्यों? हमने 2 चीज़ अभी देखा, ठीक। एक क्या आपने देखा है भैया? पक्षी देखा है, कहा पक्षी को तत्सम शब्द है, क्या कहा इसको? तत्सम। एक हमने देखा भीख, इसको हमने कहा कि ये तद्भव है। क्या है? तद्भव। पहचान कैसे करेंगे? याद रखना, अगर तत्सम शब्द की पहचान करना है तो उसमें, ठीक है, 8-9 चीज़ें आएंगी। एक छा आपको देखने को मिलेगा, एक सरा देखने को मिलेगा, एक आपको, ठीक है, त्रा देखने को मिलेगा, और री भी देखने को मिल सकता है। सा, ये वाला सा हो जाएगा जो कि शक्कर का सा है, और ये वाला सा हो जाएगा। और उसमें ऐसे मात्रा देखने को मिल सकते हैं, और उसमें आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, इसको आर बोलते हैं, देखने को मिल सकता, आधा रा मैंने कहा, ठीक है। और आपको विसर्ग देखने को मिल सकता है। इस ट्रिक से आप पहचान लगा सकते हो कौन सा तत्सम है। एकदम क्लियर है। और इसका इतना ही नहीं, ये तो एक ट्रिक हो गया, इससे आप पहचान सकते हो। लेकिन साथ में आपको याद रखना, जो तत्सम शब्द होता है उस संस्कृत का मूल रूप है जिसे हिंदी में प्रयोग किया जाता है। और जो तद्भव होता है वो संस्कृत का शब्द है जरूर, लेकिन उससे हिंदी रूप में प्रस्तुत किया जाता है।
ठीक है, आगे क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा, आप खुद ही बता सकते हो। खीर है, चीता है और अक्षर है आपके पास। क्या आ गया भैया आपके पास, इच्छा शब्द आ गया है। यार कौन सा कलर यूज़ कर, इच्छा शब्द आ गया है, तो ये क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। तत्सम शब्द कौन सा है, चितेरा, चीता, चित्रकार, क्या हो जाएगा, ठीक है। चितेरा आ गया, चित्र आ गया, चीता आ गया और चित्रकार आ गया। ये आप त्रा देख रहे हो यहाँ पे, मैंने कहा था ऐसी पहचान सकते हैं। फिर मैं आपको बोल रहा हूँ तत्सम शब्द कौन सा है, श्रृंगार, श्रेष्ठ, चित्रकार। तो आपने देखा, मैंने तो आपको कहा था कि इसमें इसरा आता है, ठीक है, तो ये भी तत्सम हो गया। श्री आता है, ये भी तत्सम हो गया, मतलब सरा आ रहा है। चित्रकार में त्रा आप देख रहे हो, ये भी तत्सम हो गया। तो ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन ऑप्शन को सभी को पढ़ना। कृषक, वंश, पुष्कर, अंगूठी, ये तद्भव है ना, कभी कभी इसमें अलग लिखा जाता है यार, इसको भी देखना, ये तद्भव है, ठीक है। कृषक मैं जब लिख दूंगा तो ये तत्सम हो जाएगा, किसान लिखूंगा तो वो तद्भव हो जाएगा, याद रखना। कृषक क्या है, तत्सम है, क्योंकि इसमें सा आप देख रहे हो, वंश आप देख लिए, सा से भी ये तत्सम पता चल रहा है। पुष्कर में ये सा भी यहाँ पे आपको मिल गया, लेकिन अंगूठी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, आपको याद रखना। और तद्भव में सामान्यतः आप देखेंगे ना, तद्भव देखेंगे ना, तो ये खा और छा टाइप से वो ज़्यादा आएगा, जैसे हमने भीख देखा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यही है, इसको हम लोग मिटा लेते हैं एक बार। ये बोलता है तत्सम शब्द कौन सा है, आग है, जंगला है, अग्नि है। तत्सम कहा है इन्होंने, तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अग्नि। अब यहाँ पे वो ट्रिक तो काम नहीं कर रहा होगा जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, वो ट्रिक काम नहीं कर रहा होगा। तो ध्यान क्या रखना है, ये संस्कृत वर्ड भी तो होता है, इसको भी आपको याद रखना है। तो वो क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। निरोग में कौन सा उपसर्ग है, इसमें भी फंसते हैं कई बार। क्या वो बड़ा नहीं है, नहीं है भैया, ये छोटा नहीं है, या फिर नीर है, अच्छे से देखना। तो कई बार क्या करते हैं, नी इसको सही आंसर कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें नीर है। इसमें कौन सा उपसर्ग है, नीर उपसर्ग है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो निरोग में नीर उपसर्ग है, याद रखना। उसी प्रकार अत्यंत, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है, क्या आ है, नहीं हो सकता। क्या ए आ है, नहीं हो सकता। अति उपसर्ग होता है अत्यंत में, क्या होता है, अति होता है, इसको भी याद रखना। निवास में मैं इसको एक क्वेश्चन पूछता नहीं है, इसलिए डीप में नहीं चल रहा हूँ, है ना, उपसर्ग में उतना पूछता है नहीं। निवास में कौन सा हो सकता है, अब निवास आए तो याद रखना, निवास में नी होता है। उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग है, ऊ है या फिर ऊ है या फिर उल है या फिर उत है, ठीक। तो उल्लंघन में आपको याद रखना है, ये उत प्रत्यय इसमें लगा हुआ है, या फिर इसे ऊद भी आप बोल सकते हो, ऑप्शन में ऊद हो तो वो भी सही हो जाएगा। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे अंत में जुड़कर उसके अर्थ बदल देते हैं। अब आप उपसर्गों को देखोगे तो शब्द के सामने जुड़ता है, तो वो शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे में जुड़े तब वो क्या हो जाता है, तब वो प्रत्यय कहलाता है। अब प्रत्यय से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, जैसे वार्षिक, वार्षिक में कौन सा प्रत्यय है, एक है, नहीं है। क्या का प्रत्यय है, नहीं है, कंफ्यूज हो सकता है। इसमें एक प्रत्यय है, क्या है, वार्षिक, वार्षिक में एक प्रत्यय है। विश्वसनीय में कौन सा प्रत्यय है, ठीक, या है या फिर नी है, ठीक। नी में आप कंफ्यूजन हो सकते हो, लेकिन इसमें ई प्रत्यय है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग संज्ञा सर्वनाम पे चलते हैं। अब आपके पास एक टास्क आ सकता है कि इसको किस प्रकार से पहचानना है। यहाँ से हम लोग थोड़ी समझने वाली चीज़ें करेंगे, क्वेश्चन के थ्रू ही करेंगे। निम्न में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, इसको आप इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करना। जातिवाचक मतलब कॉमन नाउन, मतलब कौन सा कॉमन है, जैसे कि भारत है, फूल है, अहंकार है। कॉमन कौन सा है, फूल लग रहा है आपको, क्या लग रहा है, फूल, तो ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि जाति का बोध करा रहा है, कॉमन है वो। भारत के कॉमन है, नहीं है। अहंकार के कॉमन, अहंकार से क्या झलक रहा है, यहाँ पे 2-3 चीज़ें बताऊंगा। जैसे कि हमने कहा भारत, भारत क्या कॉमन है, नहीं है। क्या ये भावात्मक संज्ञा इसको बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। क्या इसे हम जातिवाचक संज्ञा बोल सकते हैं, नहीं। कितनी जातियों को बोध करा रहा है, ऐसा नहीं है, भारत है वो, ठीक। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, जो विशेष व्यक्ति हो गया, या फिर आप बोल सकते हो कोई वस्तु का नाम हो गया, स्थान का नाम हो गया, प्राणी का नाम हो गया, विशेष, तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे, क्योंकि वो प्रॉपर है, वो चीज़ प्रॉपर नाउन कहते हैं इसको। तो जहाँ पे प्रॉपर का बोध हो रहा है, भाई प्रॉपर है भारत, भाई वो प्रॉपर नाउन है, ठीक है, व्यक्तिवाचक। और वहीं पे फूल देख रहे हैं तो सभी फूल समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये समझ रहे हो, मतलब ये क्या हो जाएगा, कॉमन है, जातिवाचक संज्ञा। वहीं पे अहंकार आप देखेंगे, ठीक। अहंकार इसमें होता क्या है, याद रखना एक चीज़ है, ये भाववाचक संज्ञा है। क्या है ये, भाववाचक। भाववाचक संज्ञा में 2-3 चीज़ों का बोध होता है,
क्या क्या का बोध होता है? एक तो गुण, दो गुण और दशा होगा। एक तो गुण का बोध होगा, क्या क्या गुण है, एक दशा के बारे में हो सकता है, एक स्वभाव के बारे में हो सकता है। लेकिन उसी प्रकार और संज्ञा है, जैसे कि दल। दल देख के क्या लग रहा है? क्या आपको व्यक्तिवाचक का बोध हो रहा है? व्यक्ति को प्रॉपर का बोध हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या आपको पदार्थ का बोध हो रहा है? नहीं भाई, कोई पानी मेटल वेटल ऐसा कुछ है नहीं। समूह का बोध हो रहा है? बिल्कुल समूह का बोध हो रहा है, तो ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। समूहवाचक संज्ञा में क्या होता है? समूह का बोध होता है हमें, जैसे कि परिवार, जैसे कि दल। क्या घर को आप बना सकते हो? ठीक है, इस क्वेश्चन को बना सकते हो। घर खाली स्थान संज्ञा है। व्यक्तिवाचक है? नहीं है। समूहवाचक है? यहाँ पे फंसोगे। समूहवाचक जैसे लगेगा घर, नहीं है। क्या पदार्थवाचक है? नहीं है। घर भाई जातिवाचक है, सभी घरों को रिप्रेजेंट कर रहा है। घर मतलब कॉमन है वो, ठीक है, कॉमन नाउन है, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। कक्षा क्या है मैं बताऊंगा आगे, ठीक। कक्षा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो पदार्थवाचक है, या फिर जातिवाचक है। तो कक्षा आपको लगेगा वो समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि वहाँ समूह का बोध हो रहा है। कक्षा में जितने विद्यार्थी हैं समूह का बोध हो रहा है, तो कक्षा समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, सभी फंडे क्लियर हो जाएंगे, इसको अच्छे से समझना। मान के चलो मैं हूँ संदीप, मेरा नाम क्या है जी? संदीप नाम है। मैं तो टीचर हूँ नहीं, लेकिन फ़िलहाल के लिए एक चीज़ मान लो, ठीक है, टीचर। क्लियर है? मेरी क्लास तो ऑनलाइन होती है, लेकिन एक चीज़ इमेजिन कर लो, संदीप स्टडी सेंटर जो है इसकी कक्षा, दो तीन चीज़ें क्लियर हो जाएगी। संदीप क्या है? प्रॉपर है भाई, और कोई संदीप है ही नहीं, प्रॉपर है, ठीक। हालांकि दूसरे नाम क्या होंगे, लेकिन मैं ही हूँ ना। तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर है वो, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। टीचर, मैं टीचर हूँ नहीं, है ना, मैं टीचर अपने आप को नहीं मानता। तो टीचर, टीचर सभी टीचरों को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा, कभी सभी टीचर जातियों का, ठीक है, रिप्रेजेंट यहाँ पे हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, कॉमन है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे संदीप स्टडी सेंटर की कक्षा। हम लोग कक्षा की बात करें तो यहाँ पे क्या, अगर बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं तो समूह का बोध नहीं होता, तो ये हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन जिसे हम लोग कह रहे हैं। अब मेरे पास जो बोर्ड है जिससे आपको मैं पढ़ाता हूँ, जब मैं ऑनलाइन क्लास लेता हूँ, हालांकि अभी तो हम लोग, है ना, ऐसी वाला क्लास ले रहे हैं, बोर्ड है, मेरे पास मार्कर होता है, पेन हम लोग मान लेते हैं, तो ये पदार्थवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ये पदार्थ है, तो ये पदार्थवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसी प्रकार हमारी जो एक टीम होती, मान के चलो, वो एकता होती, उसमें एकता होती, कोई सिलेक्शन ले लिया तो गौरव की बात होती, इसमें भाव झलक रहा है भाई, भाव को बोध हो रहा है, तो भाववाचक संज्ञा हो गया। तो इस उदाहरण से आप समझ सकते हो, ठीक है। अब बहुत सारी चीज़ें इसमें अप्लाई कर सकते हो और किस प्रकार से पकड़ना हो सकता है। जैसे कि मैंने कहा प्रशंसा, इसमें कौन सी संज्ञा है? प्रशंसा, बोल के देखो, क्या व्यक्तिवाचक है? नहीं है। समूहवाचक है? नहीं है। पदार्थवाचक? पदार्थ है नहीं। प्रशंसा आपको याद रखना, ये भाववाचक संज्ञा होती है। भाव का बोध हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक। तो इसका सही आंसर था इनमें से कोई नहीं। अहंकार क्या हो जाएगा? मैंने कहा सिर्फ, है ना, वो चीज़ नहीं हो सकता है कि सिर्फ सकारात्मक भाव ही भाववाचक संज्ञा हो। भाव का बोध हो रहा है तो वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। तो अहंकार भी भाववाचक संज्ञा है, इसको आपको देखना है। अब हम लोग चलते हैं सर्वनाम पे। सर्वनाम भैया, सर्वनाम स्टार्ट करने से एक चीज़ मैं बताता हूँ, फंडा क्लियर होगा, क्वेश्चंस बनेंगे। मान के चलो आपने कहा कि चीकू, ये चीकू नाम है, ठीक। चीकू दुकान गया, फिर चीकू, ठीक है, फिर चीकू पढ़ने गया, फिर चीकू पढ़ाने गया, ठीक है, फिर चीकू फिर कुछ कार्य करने गया। तो कितने बार आप चीकू बोलोगे भाई? ठीक है, कितने बार चीकू बोलोगे? तो ये चीकू बार बार बोलने से, मतलब इस बारंबारता से बचने के लिए हम लोग, याद रखना अच्छे से, इस बारंबारता से बचने के लिए हम लोग संज्ञा के बदले सर्वनाम का यूज़ कर लेते हैं। जैसा कि, ठीक, इंग्लिश में लिख रहा था ही, जैसा कि हम क्या बोलेंगे? चीकू दुकान गया, फिर वो पढ़ने गया, फिर वो पढ़ाने गया, फिर वो बाजार गया, फिर वो कहीं और गया। तो हम लोग ओ लगा रहे हैं। जैसे कि तुम, जैसे कि हम बोलेंगे तुम, जैसे कि हम बोलेंगे मैं, सर्वनाम है। जैसे कि हम बोलेंगे वह, ये सर्वनाम होता है। हिंदी में आप देखेंगे तो 11 सर्वनाम होते हैं। कौन कौन सा होता है? मैं होता है, आप होता है, ठीक है, तू होता है, और देखेंगे तो वह होता है, यह होता है, कोई, कुछ, जो, क्या, सो, कौन। 11 सर्वनाम होते हैं हिंदी में।
और प्रयोग के आधार पे 6 होते हैं। याद रखना है, प्रयोग के आधार पे कितने होते हैं? 6। ये अपने आप में क्वेश्चन है। कितने सर्वनाम होते हैं? हिंदी में 11। प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं? 6। कौन कौन से होते हैं? आपको पता है पुरुषवाचक होता है, आपको पता है निजवाचक होता है। क्या होता है? निजवाचक। आपको पता है निश्चयवाचक होता है, आपको पता है अनिश्चयवाचक होता है, प्रश्नवाचक होता है, संबंधवाचक होता है। एक एक क्वेश्चन ले लें, हम लोग अगले अगले क्वेश्चन लेते हैं, उससे आपको समझ में आ गया। पहला क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि तुम किस प्रकार का सर्वनाम है? किस प्रकार का सर्वनाम है तुम? उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है। एक्चुअल में जो हमने कहा था पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके अंतर्गत उत्तम, मध्यम और फिर अन्य पुरुष बांटा गया है, उनमें भी बांटा गया, उसको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो तुम किस प्रकार का सर्वनाम है? आपको याद रखना है तुम होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा मध्यम पुरुष। इसको इमेजिन मैं कराता हूँ, मध्यम पुरुष प्रकार का सर्वनाम। एक क्वेश्चन आया हुआ था, इसको समझाने के लिए रखा है। कैसे समझेंगे? अच्छे से देखना। मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, मान के चलो मैं, मतलब जो लेखक है या फिर जो वक्ता है वो अपने लिए जो यूज़ करे। ठीक है, संदीप यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ऐसे थोड़ी बोलूँगा। मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, अपने लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो अपने लिए यूज़ करूँगा तो उत्तम पुरुष हो जाएगा। ठीक है, तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ मैं, किनको पढ़ा रहा हूँ? तुम लोग को, तो ये आप लोग क्या हो जाओगे? मध्यम पुरुष हो जाओगे। मैं पढ़ा रहा हूँ तुम लोग को, मैंने कहा यह ताजमहल है, यह ताजमहल है, ताजमहल के बारे में पढ़ा रहा हूँ, यह ताजमहल है, देखो यह ताजमहल है, तो यह क्या हो गया? अन्य पुरुष के लिए हो गया, तो वो क्या हो जाता है? अन्य पुरुष। तो इस प्रकार से आप यहाँ से क्वेश्चन बना सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूँ। ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसका, ठीक है, एग्जाम्पल था आप लोग। ठीक है, ये सिर्फ ये इसी वर्ड को पकड़ना। आप लोग किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या फिर अन्य पुरुष है? ठीक, तो आप लोग क्या हो जाएगा? ये मध्यम पुरुष का, ठीक है, ठीक, मध्यम पुरुष प्रकार का सर्वनाम हो जाएगा। मैंने कहा हम लोग, तो मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ जगह हम लोग पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये उत्तम पुरुष का है। तो आपको याद रखना है जिसका उपयोग वो अपने लिए करता है, ठीक, उसमें क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष हो जाएगा। दूसरे के लिए करेगा मध्यम पुरुष हो जाएगा, और जिसके बारे में वो करेगा वो अन्य पुरुष यहाँ पे हो जाएगा। मैं हर एक एक एग्जाम्पल लिया हूँ, बस हम लोग उसको अच्छे से समझ जाएं तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए वो बन जाए आपसे। मैं स्वयं चला जाऊंगा, इसमें स्वयं किस प्रकार का सर्वनाम है? क्वेश्चन को अच्छे पढ़ना। वो कहा है कि स्वयं किस प्रकार का सर्वनाम है। मैं स्वयं चला जाऊंगा, इसमें स्वयं किस प्रकार का सर्वनाम है? इसका सही आंसर हो जाएगा निजवाचक। वो स्वयं के लिए कर रहा है, तो इसके पहचानने का जो तरीका होगा ना निजवाचक के लिए, उसके लिए याद रखना इसमें आ जाएगा आप सर्वनाम आए, अपने आप आए। मैं अपने आप चला जाऊंगा, ऐसे भी हो सकता है। मैं खुद चला जाऊंगा, ऐसे भी हो सकता है। मैं स्वयं चला जाऊंगा, ऐसे भी हो सकता है। ये ट्रिक है पहचानने की कि वो निजवाचक, ठीक है, सर्वनाम की बात कर रहा है। याद रखना है, इस ट्रिक के माध्यम से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वो निजवाचक सर्वनाम है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने रखा तुम कब आओगे, ठीक है, मैं कब किस प्रकार का सर्वनाम है? ये क्वेश्चन देख के बन जाएगा। कब, याद रखना, कब को बोल रहा है, किस प्रकार का सर्वनाम है? प्रश्नवाचक है, निजवाचक है, संबंधवाचक है, इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, और प्रश्नवाचक सर्वनाम को पहचानने का तरीका होगा, इसमें वो बोलेगा कौन आ रहा है भी बोल देगा, किसका पेन है बोल दें, या फिर कहाँ जा रहे हो बोल दें, कितना खा रहे हो बोल दें, ठीक है, किनका, ये शब्द आ जाएगा, किसे आएगा, क्या आएगा, कब आएगा, ये सब चीज़ें से आपको पता चलनी चाहिए। ये ट्रिक होगी या फिर रूल ही समझ लो। ये क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक जो सर्वनाम है उसकी, ठीक, एग्जाम्पल को पकड़ने का तरीका हो जाएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस में किस प्रकार का सर्वनाम है? यहाँ पे मैं 2-3 चीज़ें बताऊँगा। यदि आपके पास शब्द में जो सो आए, जो सो आए, जैसे जो सोवत है वो खोवत है, समझ में आ रहा है? जैसे आपके पास जैसे जैसी, ठीक है, और वैसी आए, जैसी करनी वैसी भरनी, मान के चलो, और जो वही आए, जो वही, इस संबंध में क्वेश्चन आए, मतलब इसमें कैसे वाक्य आ सकता है? जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। तो इन संबंध में क्वेश्चन आए तो आपको याद रख लेना है, ठीक है, वो कहाँ गया संबंध, वो संबंधवाचक, इसका सही आंसर होगा संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, इससे क्या समझ में आ रहा है? इस संबंध को बता रहा है, जिसकी लाठी है भैया उसी की भैंस है, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम होता है। वह एक अच्छा छात्र है। जो भी बता रहा हूँ उसको बस दिमाग में रखना कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ऐसे नहीं कि आपको आसान लग रही है चीज़ें, जब क्वेश्चन आएंगे तो यही काम आएंगी कि मैंने क्या कहा था आपको।
वह एक अच्छा लड़का है। मैंने कहा वह एक अच्छा लड़का है, मतलब मैंने देख लिया कि वो लड़का, मुझे पता है कि वो अच्छा लड़का है, मतलब वो निश्चयवाचक हो गया, मतलब निश्चित है वो चीज़, वो अच्छा लड़का है। मैंने कहा निश्चित हो गया कि वो लड़का अच्छा है या फिर अच्छा छात्र है। जैसे कि मैंने कहा कि रमेश आया है, ठीक है, वो बाहर खड़ा है। मैंने कहा रमेश आया है ना भाई, वो निश्चित है कि रमेश नाम का लड़का है, रमेश ही मैं जानता हूँ उसको, तो निश्चयवाचक है। मैंने कहा वह बब्बर शेर है। अब मैं बब्बर शेर क्यों कहूँगा, मैंने जाना ना कि वह बब्बर शेर है, तो वो क्या हो जाएगा, वह बब्बर शेर है। यह मेरी, है ना, बोल सकते हो कार है, यह मेरी कार है। तो जो कार आपकी है वो निश्चित है ना भाई, वो आप ही की कार है, तो क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब हम लोग विशेषण पे चलते हैं। गीता बहुत सुंदर है, इसमें विशेष से क्या है। एक्चुअली में विशेषण की हम लोग बात करें तो वहाँ दो चीज़ों को पता चलता है। विशेषण होती क्या है, विशेषण वो होती है जिसे हम लोग संज्ञा एवं सर्वनाम, ठीक है, इसकी विशेषता बताने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने कहा गीता बहुत सुंदर है, तो जो बहुत सुंदर है ना, ठीक है, याद रखना बहुत सुंदर है, ये विशेषण है, मतलब गीता की विशेषताएं बता रहा है, ठीक है, कि वो बहुत सुंदर है। तो गीता बहुत सुंदर है, इसमें विशेष से कौन सा है, क्या गीता है, क्या सुंदर है, क्या दोनों है। लेकिन जो जिसके बारे में विशेषता बताई जा रही है उसे विशेष से कहा जाता है, तो क्या हो जाएगी, गीता हो जाएगी। तो गीता बहुत सुंदर में गीता विशेष से है और सुंदर विशेषण है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला था। मेरा एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसको मैं अपना स्टूडेंट मानता हूँ, दिल किशोर, ठीक है, जुर्री, इसको मैं डीके कहता हूँ। तो डीके बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है, में कौन सा विशेषण है, अगर ऐसी है डीके बहुत अच्छा लड़का है, इसमें कौन सा विशेषण है। डीके का गुण बता रहा है, डीके का क्या बता रहा है, उसके गुण को बता रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि जो गुणवाचक हम लोग संज्ञा, गुणवाचक जो विशेषण हम लोग कह रहे हैं, इसका सही आंसर तो गुणवाचक है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ सकारात्मक चीज़ें बताएं। मैंने कहा कि वो लड़का बहुत बुरा है, ये गाय काली है, ठीक है, वो गाय पीली है, मतलब पीली होती नहीं, सफ़ेद है, उसकी विशेषता बता रहे हैं, उसके गुण बता रहे हैं। तो गुण भी बता रहे हैं प्लस हम लोग, है ना, उसके दोष भी बता रहे हैं। हमने बुरा भी तो कहा, वो लड़का बुरा है, ठीक है। तो गुण दोष दोनों बताता हो, क्या बताता हो, गुण और दोष दोनों बताता हो, आपको याद रखना है, उसे गुणवाचक, ठीक है, हम लोग विशेषण कहेंगे। अब एक एग्जाम्पल की ओर ले जाता हूँ। सभी के पास एक जोड़ी हाथ है क्या कहा, सभी के पास एक जोड़ी हाथ है में कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, ठीक है, या फिर संख्यावाचक विशेषण है, या फिर परिमाणवाचक विशेषण है। तो एक जोड़ी हाथ है, ये हमें संख्या को दर्शा रहा है, क्या को दर्शा रहा है, एक जोड़ी हाथ है, ये संख्या को दर्शा रहा है। यहीं पे बोलूँ कि बाल्टी में 15 लीटर पानी है, कौन सा विशेषण हो जाएगा, क्या वो संख्यावाचक होगा, नहीं, ये परिमाण को बता रहा है। परिमाण मतलब बोले इतने लीटर है, इतने किलो है, ये परिमाण को बताता है, समझना है आपको। अगर वो एक जोड़ी हाथ है बोले तो भाई ये तो संख्या को बता रहा है, एक जोड़ी है, एक जोड़ी कान है, एक जोड़ी नाक है, नाक एक जोड़ी है, एक ही नाक होता है, सॉरी, एक जोड़ी कान है, ठीक है, एक जोड़ी आंखें हैं अपनी पास, ठीक है, तो ये संख्या को बता रहा है। यदि वहीं पे बोले 3 किलो है, 5 किलो है, लीटर है, वो परिमाण को बताएगा। संदीप 3 केजी आलू लाया, जैसे मैं गया 3 किलो आलू लेके आया, इसमें कौन सा विशेषण है। अब क्या बोलोगे, इसमें परिमाणवाचक विशेषण है, लेकिन परिमाणवाचक विशेषण दो तरह से हो सकता है, एक निश्चित परिमाणवाचक होता है, एक अनिश्चित परिमाणवाचक होता है। जैसे कि मैंने कहा, इसके एग्जाम्पल रखा है, संदीप ने सब्जी में ज़्यादा नमक डाला। क्या आपको पता है कितना ज़्यादा नमक डाला, आप बोल सकते हो इतना ज़्यादा हो सकता है बोलोगे ना, कितना ज़्यादा डाला है आपको पता है नहीं, एकदम उसकी मात्रा पता है नहीं है, तो उसको कहेंगे अनिश्चित परिमाणवाचक। क्या कहेंगे, अनिश्चित परिमाणवाचक। आपको याद रखना है, जब निश्चित हो किसी चीज़, मैंने 5 किलो का, 3 किलो का, निश्चित है, तो निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। निम्न में से पुल्लिंग कौन सा है, दाढ़ी, मूंछ, पूंछ, नाखून, ये शब्द आया हुआ है। तो क्या दाढ़ी है, मूंछ है, पूंछ है, नाखून है। आप बोल के देखो किसी की दाढ़ी बढ़ गई होती है तो बोलते मेरी दाढ़ी बढ़ गई है। गाय की पूंछ, स्त्रीलिंग जैसे बोल रहे हैं, ठीक है, अरे सॉरी मूंछ था यहाँ पे, ठीक है, आपकी मूंछ इतनी लंबी है, गाय की पूंछ। तो मेरी नाखून कोई बोलता है, नहीं बोलता। याद रखना ये पुल्लिंग शब्द होता है, नाखून। नेक्स्ट है आपके पास दही। दही देख के आपको लग गया होगा कि ये स्त्रीलिंग है, तो याद रखना इसके लिए ये पुल्लिंग शब्द होता है ना, दही पुल्लिंग होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा लगा होगा। ये पूछा जाता है कॉफ़ी क्या है, अगर आपको कॉफ़ी बोले तो कॉफ़ी को आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए स्त्रीलिंग शब्द है। मैं इसको जल्दी जल्दी बताता हूँ जो आपको पूछे जाते हैं। जैसे पानी पूछ दिया, वो पानी पूछेगा तो आपको पुल्लिंग याद रखना है,
ठीक है, ये पुल्लिंग शब्द है। हम कई बार बोलते हैं पानी गिर रही, नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, पानी गिर रहा है बोलते हैं। तो वो क्या है, पुल्लिंग शब्द है, वो स्त्रीलिंग नहीं है। यहाँ पे कमीज हो जाएगा, एक कमीज स्त्रीलिंग हो जाएगा। आपने कई बार धोती के लिए सुना होगा, उसकी धोती फट गई, समझ रहे हो, तो हमने उसको स्त्रीलिंग की तरह, ठीक है, ट्रीट किया, उसकी धोती फट गई। ठीक, तो धोती क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। आप बोल के देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें बन जाएगी, लेकिन क्वेश्चन ऐसे आता है जो बोलते पुल्लिंग बनता है और होता स्त्रीलिंग है। तो कुछ कुछ चीज़ें थी उसमें मैंने आपको दे दिया। अब हम लोग मुहावरे और है ना लोकोक्तियों पर चलते हैं। सिर मुड़ाते ओले पड़ना, सर में एक भी बाल नहीं है और पानी गिरना, कार्य आरंभ होती विघ्न आना, कार्य आरंभ होने में कुछ समय बाकी होना। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा कार्य आरंभ होते ही विघ्न आना। ये कभी भी ऐसे नहीं होता ना, जैसे सिर मुड़ाते ओले पड़ना, तो सर में एक भी बाल नहीं है और पानी गिरना या फिर ओले पड़ना ऐसे आ जाए तो उसका सही अर्थ नहीं होता है। हम तो उसको यूज़ किए हैं वैसे, उस मुहावरे को, उसका अर्थ था कार्य आरंभ होते विघ्न आना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। लोकोक्ति का अर्थ क्या है, यहाँ पे हम लोग दो चीज़ देखेंगे, यहीं पे मैं डिफरेंस भी कर देता हूँ। इसको, इस क्वेश्चन को करो। समय से पहले काम होना, समय निकल जाने पर पछतावा व्यर्थ है, समय रहते ही काम कर लेना, इनमें से कोई नहीं। याद रखना, समय निकल जाने पे, जब समय निकल ही गया है तो आप पछताओगे क्यों, तो आपको पछतावा व्यर्थ हो जाएगा। उसी ही कहते हैं अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई। अब बोलते हो ना कई बार, क्या भदास हो गया यार, अब पछताए सो क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब पछता के क्या करेंगे, पछतावा व्यर्थ है। ठीक है, इसका सही आंसर। इसमें हम लोग क्या पकड़ पाए हैं, एक सिर मुड़ाते ओले पड़ना, ये मुहावरा है। इसमें आपको पूर्ण वाक्य की है ना भाव नहीं आएगी, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। और अगले को जस्ट आप देखेंगे, इसमें क्या होगा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ये पूर्ण वाक्य है। तो जो लोकोक्ति होती है, जो कहावतें होती हैं, वो पूर्ण वाक्य होती हैं, और जो मुहावरा होता है, ठीक है, वो वाक्यांश होता है, वाक्य का अंश होता है। ठीक है, तो सिर मुड़ाते ओले पड़ना एकदम छोटी सी चीज़ है, जैसे आगे मैं और बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पे और मुहारे आप देखेंगे, कुछ कहेंगे पानी फेर देना, और मुहारे यहाँ पे और देखेंगे गोली मारना, देख रहे हो वाक्यांश है ये। और वहीं पे हम लोगों की बात करें तो वो पूर्ण वाक्य होता है। पानी फेर देना, पानी फेर देना का अर्थ क्या होगा, संकट में डालना, बिगाड़ देना, बुरा करना। तो याद रखना, पानी फेर देना का अर्थ होता है बिगाड़ देना। इन्होंने यार मेरे काम में पानी फेर दिया, मतलब इन्होंने मेरे काम को बिगाड़ दिया। ऐसे कुछ यूज़ करके आप देखा करो। गोली मारना, गोली मारना का मतलब क्या होगा, हत्या करना, झूठ बोलना, धोखा देना। आपको गोली मारना ये सुन के ही लग रहा होगा कि हत्या करना होगा, ऐसा नहीं है। झूठ बोलना होगा, नहीं है। धोखा देना होगा, नहीं है। उपेक्षा पूर्वक त्याग देना, ठीक है। मार यार इसको, गोली मार यार, ऐसे नहीं बोलते हैं, ठीक। तो उसका मतलब हत्या करना नहीं होता है। उल्लू सीधा करना, चालाकी दिखाना, अपना काम निकालना, धूर्तता करना या फिर नकल करना। भाई उन्होंने अपना उल्लू सीधा कर लिया, मतलब उन्होंने अपना काम, ठीक है, निकाल लिया। तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर सेकंड। अग्नि परीक्षा, तपस्या करना, बहुत कठिन, बहुत अधिक दुख, इनमें से कोई नहीं। अग्नि परीक्षा, क्या तपस्या करना होगा, नहीं हो सकता है। बहुत कठिन हो सकता है, हम बोलते हैं आज इसकी अग्नि परीक्षा है। तुम लोग की भी होगी 23 तारीख को, क्या होगी, अग्नि परीक्षा होगी। तो जो पढ़ा नहीं उसके लिए तो अग्नि परीक्षा है, वही टीटी क्यों ना एग्जाम रहे, ठीक। नेक्स्ट है अग्नि परीक्षा, मुहावरे का अर्थ है, इसको दोबारा हो गया यार, इसको स्किप कर देना। घाट घाट का पानी पीना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बहुत अनुभवी होना, बहुत यात्रा करना, अधिक लोगों से मिलना, नए नए स्थानों पर परिचित होना। ये ऑप्शन ऐसे क्यों रहते हैं पता है, ताकि आप फंसो। घाट घाट का पानी पीना मतलब वो बहुत ज़्यादा यात्रा किया है, घाट घाट का पानी पिएगा, बहुत अधिक लोगों से मिलेगा, मतलब बहुत घुमा फिरा, बहुत अधिक लोगों से मिलेगा। इसका अर्थ ऐसे समझ के आंसर कर देंगे, नए नए स्थानों से परिचित हो जाएगा, नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला था, आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत अनुभवी होना। अंधे को दिया दिखाना, सोच के देखो, अंधे को दिया दिखाना, इसका अर्थ क्या हो सकता है, बिना विचारे कार्य करना, अपनी ही बात कहना, व्यर्थ के कार्य करना, इनमें से कोई नहीं। बिना विचारे कार्य करना होगा, नहीं हो सकता है। अपनी ही बात कहना होगा, नहीं हो सकता है। व्यर्थ का कार्य करना मतलब जो अंधा ही है उसको दिया क्यों दिखा रहे हो, हाथ पकड़ के ले जाओ। तो व्यर्थ का कार्य करना इसका। अधजल गगरी छलकत जाए, गुड़ के विरुद्ध काम करना, डिंग हाँकना, संभल कर चलना, मूर्ख धनवान। क्या कहा मैंने, डिंग हाँकना, संभल कर चलना, मूर्ख धनवान। तो अधगल गगरी छलकत जाए, इसका होता है डिंग हाँकना। बहुत, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू, कहावत का अर्थ क्या है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। उच्च और साधारण की तुलना कैसी, निकट के गुणी व्यक्ति को सम्मान नहीं देना,
केवल बाह्य प्रदर्शन करना, गुण के विरुद्ध नाम होना। तो ये क्या हो जाएगा, उच्च एवं साधारण व्यक्ति, याद रखना उच्च एवं साधारण की तुलना कैसी, ऊंची दुकान फीकी पकवान। कहावत का अर्थ क्या है, दुकान में कुछ भी नहीं रखना। देखो आपको सेंस क्या आएगा, इसको जैसे पढ़ोगे सेंस आएगा, दुकान में कुछ नहीं रखा है यार, ऊंची दुकान फीकी पकवान, आपको लगेगा पकवान फीकी है, ठीक है, देख के यही सेंस आ रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा बाहरी आडंबर, केवल बाहरी आडंबर होना, ऊंची दुकान फीकी पकवान। तो आप ऑप्शन के थ्रू अच्छे समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत चीज़ें आपकी है ना सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब हम लोग उस चीज़ पे आते हैं जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, जो कि है संधि और समास। क्या है, संधि और समास। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से होने वाले विकार खालिस्तान कहलाता है। इसे ही क्वेश्चन बना सकते हैं। संधि कहलाता है, समास कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। तो उसे संधि कहा जाता है। क्या कहते हैं, उसे संधि कहा जाता है। एग्जाम्पल जैसे जैसे आएंगे ना इसको मैं समझाते जाऊंगा। संधि के कितने प्रकार होते हैं आपको याद रखना है। संधि के 3 प्रकार होते हैं, लेकिन उसमें जब एक प्रकार आएगा स्वर संधि। देखो 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और एक होता है विसर्ग संधि, मैं आगे समझाऊंगा। अब इस स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि होता है, ठीक है, वृद्धि संधि होता है, अयादि संधि होता है, और गुण संधि होता है, और एक यड़ संधि होता है। तो 5 भेद होते हैं स्वर संधि के, लेकिन आपको संधि के भेद बोले तो 3 भेद होते हैं, स्वर संधि के भेद बोले तो 5 भेद होते हैं। अब हम लोग देखते हैं स्वर संधि की पहचान करें। यहाँ से अच्छे से देखने की कोशिश करना, मैं यहाँ से आपको अच्छे से समझाऊंगा, अच्छे से देखना। इनमें से जो दिए गए आपके पास शब्द हैं, एक है लोकार्पण, वागीश, दिगंबर, प्रातःकाल। इसमें से स्वर संधि कौन सा है? स्वर संधि किसे कहते हैं? देखो सबसे पहली बात तो यह है कि स्वर संधि स्वरों के मेल से बनता है। किसके मेल से बनता है? स्वरों के मेल से, स्वरों के मेल से बनता है। मतलब उसको हम लोग तोड़ेंगे तो दोनों फर्स्ट जो शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा और उधर वाले शब्द का प्रथम वर्ण, ठीक है, ये दोनों स्वर होंगे जब हम लोग स्वरों को जोड़ेंगे। अब स्वर क्या क्या होता है मैंने आपको बता दिया, बाकी सब बचे व्यंजन हो जाएंगे। कुछ कुछ को हम लोग अलग अलग तरीके से हमने देख लिया, ठीक है। और वहीं पे व्यंजन की हम लोग बात करें, व्यंजन संधि का, तो शब्द का है ना प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण होगा, ठीक है, अंतिम वर्ण वो व्यंजन होगा, ये पहचान होगा। उसके बाद दूसरा वर्ण या फिर दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण होगा जिसके साथ वो जुड़ रहा है, वो व्यंजन हो चाहे स्वर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हो सकते हैं कुछ भी, लेकिन प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा जो जुड़ रहा है वो हमेशा व्यंजन होगा। इसको आपको ध्यान में रखना है, तो आप पहचान लोगे, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे लोकार्पण, इसका सही आंसर है लोकार्पण, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? लोक प्लस अर्पण, क्या आ रहा है? लोक, पूरा का है मतलब लास्ट में आ रहा है, ठीक है, लोक आ का आ रहा है, ठीक, प्लस आप बोलेंगे अर्पण तो वो भी आ है, तो आ प्लस मिलके क्या हो गया? बड़ा आ हो गया, तो वो लोकार्पण हो गया, समझ रहे हो। तो ये क्या हो जाएगा? स्वर संधि, ठीक है। वागीश है, तो ये क्या होता है? वाग धन इस होता है, ये वाक होता है पहला। तो मैंने पहला शब्द का अंतिम वर्ण को व्यंजन पकड़ने के लिए कहा है, तो इसमें भी वाक आया है, लेकिन ये वाक जो है आधा का है, और आधा का में, ठीक है, स्वर वहाँ पे इंक्लूड नहीं होता है। 2 चीज़ तो पकड़ लिया भाई, स्वर कैसे पकड़ोगे, व्यंजन संधि को कैसे पकड़ोगे, मैं आगे और बताऊंगा, क्योंकि स्वरों से ज़्यादा क्वेश्चन वो आएगा। एक चीज़ यहाँ पे और पकड़ सकते हैं, प्रातःकाल, ठीक, इसको अच्छे से देखना। ये प्रातःकाल और दिगंबर भी व्यंजन हो जाता है। प्रातःकाल याद रखना ये विसर्ग संधि था, ये तीनों चीज़ यहीं सीख लेना। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि मतलब ये चीज़ चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है, प्रातःकाल, और ये नहीं भी लगा होगा तो तोड़ोगे तो लग जाएगा। स्वर संधियों पे हम लोग चलते हैं। अब सवाल उठता है कि स्वर संधियों को कैसे पहचाने, उसके 5 भेद है। इसके लिए मैंने एक ट्रिक रखा है, इसको अच्छे से देखना। जैसे कि हमने कहा कि भोजनालय में कौन सा संधि है, और भोजनालय का जो सही आंसर हो जाएगा, याद रखना है आपको, दीर्घ स्वर संधि। क्या हो जाएगा? ये दीर्घ स्वर संधि। कैसे पहचाने, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं सीधा लिख रहा हूँ। यदि आपके शब्द में बड़ा आ का भाव आए, ई का भाव आए, और बड़ा ऊ और री, ठीक है, इसका भाव आता है। जैसे भोजनालय, जैसे उत्तमांग है, मैं आपको बोलता उत्तमांग, ये बड़ा आ का भाव आ रहा है। निम्नांकित, ठीक है, तो वो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। वृद्धि को कैसे पहचानोगे? वृद्धि में होगा एक चीज़ होगा यहाँ पे याद रखना, उसके बाद क्वेश्चन कर लेना। इसको दे दो टाइम, है ना, घंटा 1.5 घंटा जा रहा है, दे दो, आपके हेल्पफुल रहेगा। वृद्धि कैसे पहचानोगे? वृद्धि में आपको एक भाव आएगा, ठीक है, वृद्धि में क्या आएगा? आपको एक भाव आएगा, ए, और इसको जब आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो इस प्रकार से मात्रा लगेगा। इसको जब आप देखेंगे तो इस प्रकार से मात्रा लगेगा, ऐ वाला भाई, ऐ, ठीक है, ऐसे वाला। उसके बाद यहाँ पे ओ का भी भाव आ सकता है, क्या का? औ का, ओ का नहीं, औ का आएगा।
तो ये मात्रा कैसे लग रहा है, ऐसे वाला। तो इन मात्राओं को लेकर आप पहचान सकते हो कि वो वृद्धि स्वर संधि है। और गुड़ क्या होगा, और गुड़ में कौन कौन सी मात्रा आएगा, ऐसे वाला मात्रा आएगा, मतलब ये ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें ओ वाला मात्रा आ जाएगा, ठीक है। समझ तो पा रहे हो ना आप लोग, ठीक, ऐसे हो जाएगा। तो मैं आपको एग्जांपल से आगे और समझाता हूँ। जैसे आ गया आपके पास ज्ञानेंद्र, क्या हो जाएगा बताओ, ज्ञानेंद्र में क्या हो जाएगा, अरे ज्ञानेंद्र में, ठीक है। और इसके साथ ये वाला मात्रा है, मतलब ए आए और फिर ओ आए, ठीक ठीक, ए और ओ आए, तो मैंने कहा था वो गुड़ स्वर संधि हो जाएगा। तो ये गुड़ स्वर संधि है। उसके बाद देखेंगे सुरेश, सुरेश क्या हो जाएगा, फिर से वही वाला मात्रा आ गया, कौन सा वाला आया जी, ऐसे वाला। इसको इस प्रकार से भी आप पहचान सकते हो, हालांकि इसको पढ़ना ए है, जैसे सुरेश, ठीक है, लेकिन फिर भी ये पहचानने का तरीका होता है। ये भी गुड़ स्वर संधि हो गया। सप्तर्षि, अब बताओ इस सप्तर्षि में क्या होगा, एक चीज़ और ध्यान रखना, मैं भूल गया, मैंने कहा था गुड़ वाला में ए मात्रा आएगा, मैंने कहा था गुड़ वाला में ए मात्रा आएगा, और मैंने कहा है गुड़ मात्रा में ये वाला आएगा, इसे अर कहते हैं। इसे बोलेंगे हम लोग ए, इसे बोलेंगे हम लोग ओ, इसे बोलते हैं हम लोग अर। अब तो क्लियर हो गया, ठीक है। तो वो गुड़ में आएगा। तो जैसे कि आप देखेंगे सप्तर्षि, तो आधा रा मतलब अर वाला आया, ठीक है, ऐसे वाला आया ना अक्षर भाई, ठीक। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी गुड़ स्वर संधि हो जाएगा, इसको भी आपको ध्यान में। हितैषी, अब डबल ए आया, इसमें और क्लियर करता हूँ मैं, क्या कहा मैंने, हितैषी, हितैषी में ये वाला मात्रा आया है, ठीक है, हितैषी, ठीक, ये वाला है। इसके साथ में अब ऐसे वाला भी आ सकता है, औ की मात्रा, ऐसी बोलते हैं ना, औ की मात्रा, ठीक। ये दोनों आए तो आपको रखना है वो वृद्धि स्वर संधि है। वो क्या है, वृद्धि स्वर संधि। ये मात्रा को याद रखें, इसको पकड़ लेना, इससे क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। अब आ जाता है आपके पास महेश्वरीय, ये भी क्या हो जाएगा जी, वृद्धि स्वर संधि। एकदम क्लियर हो रहा है। अब आएगा आपके पास नारीश्वर, क्या आ गया आपके पास, नारीश्वर, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि मैंने बताया कैसे पहचानोगे, बड़ा आएगा, बड़ा ई आएगा, नारीश्वर ये बड़ा ई आ रहा है, ठीक है, नारीश्वर, बड़ा ऊ का भाव आएगा, आपके पास री का भाव आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि। विद्यालय, विद्याधन आलय, क्या कहा मैंने, विद्याधन आलय, ये आ मिलके बड़ा आ बना रहा है, विद्यालय, तो क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। गंगोदय, अब इसको आप बताओ इसमें क्या आएगा, ठीक है। तो मैंने कहा है आपको, जब भी ऐसे वाला अक्षर आए, ये वाला, ठीक है, ओ की मात्रा, तो क्या हो जाएगा, गुड़ स्वर संधि हो जाएगा। महोत्सव, गुड़ स्वर संधि हो जाएगा, बेशक क्या हो जाएगा जी, ये भी गुड़ स्वर संधि हो जाएगा। नमस्कार, यदि आप नमस्कार को तोड़ते हो ना, यहाँ पे अच्छे से समझ लेना, नमस्कार को तोड़ते हो तो वो टूटता है नमहाधन कार में, ठीक है, नमहाधन कार में। और मैंने कहा ये नमहा जब ए वाला आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा, विसर्ग चिन्ह आ रहा है, तो तोड़ के देखना चीज़ों को, ठीक। जैसे मैंने कहा निश्चय, तोड़ोगे तो क्या बनता है, निधन चय, समझ में आया, निधन चय, ये भी क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। लोकार्पण का संधि विच्छेद क्या है, लोकार्पण का संधि विच्छेद क्या होगा, लोक धन अर्पण, लोक धन अर्पण या फिर लोक धन अर्पण। इसका जो सही आंसर हो जाएगा पहला हो जाएगा लोक धन अर्पण। इसको मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रखा है। दो या दो से अधिक पद मिलकर एक नवीन शब्द रचना करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, इसको आप बताओ। हमने कहा वर्ण मिलते हैं तो संधि होता है, और हम कहेंगे यदि शब्द मिलेंगे तो वो समास होता है, आपको याद रखना है। और उसको विग्रह करेंगे तो समास विग्रह कहलाता है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मैंने कहा दही में डूबा हुआ बड़ा, इसको अच्छे से पढ़ लेना। दही में, में है ना, से लग रहा होगा, डूबा हुआ बड़ा, ठीक है। इसको हम लोग सीधा क्या बोलते हैं, दही बड़ा। मतलब ये संक्षेप रूप है तो इसका शाब्दिक अर्थ हो जाता है संक्षेप। समास कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। आपको बोले समास में, इसको अच्छे से देख लेना, प्रमुख रूप से समास में प्रमुख रूप से 6 प्रकार होते हैं। मैं इसको बताऊँ कैसे क्वेश्चन आएंगे। प्रमुख रूप से समास कितने प्रकार होते हैं बोलेंगे तो 6 बोलना। अवयवी भाव समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, कर्मधारय समास होता है, द्विगु समास होता है, द्वंद्व समास होता है और बहुब्रीहि समास होता है। ये आपको याद होगा 6। लेकिन पदों की प्रधानता के आधार पर देखें तो अपने पास 4 समास मिलके आते हैं, मतलब 4 समास सामने आते हैं। कौन कौन से, अवयवी भाव रहता है, और ये आप तत्पुरुष देख रहे हैं, ये दोनों रहता है, ठीक है। और इसके अंतर्गत कर्मधारय और द्विगु, ठीक है, सम्मिलित हो जाते हैं, इसी के अंतर्गत आता है। और एक आता है बहुब्रीहि समास, ठीक है, एक आता है बहुब्रीहि समास। मैं इसको चलो आगे नेक्स्ट जैसे जैसे आएंगे मैं इसको बताते जाऊंगा, और इससे हम लोग समझते हैं। यथाशक्ति किस समास का उदाहरण है, ये अवयवी भाव समास का उदाहरण होता है। अब इसको पहचानेंगे कैसे हम लोग,
तो अवयवी भाव को समझने के लिए आपको याद रखना है, पहली बात तो ये पहला पद प्रधान होता है, इसका पहला पद प्रधान होता है। तो इसमें आप देख रहे हैं यथाशक्ति में यथा प्रधान प्रधान है। अब इसमें क्या आ सकते हैं, अव्यय का मतलब होता है उपसर्ग, मतलब इसमें उपसर्ग जुड़ा हो सकता है, जैसे यथा उपसर्ग हो सकता है, जैसे आप देखेंगे अ उपसर्ग हो सकता है, नि उपसर्ग हो सकता है, भर उपसर्ग हो सकता है, प्रति उपसर्ग हो सकता है, बे उपसर्ग हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, ये उपसर्ग आएगा तो आपको याद रखना है कि ये अवयवी भाव समास है। ये मैंने आपको बता दिया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, मरणासन। अब बताओ मरणासन में किस प्रकार का समास है, कौन किस समास का उदाहरण है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है तत्पुरुष समास। कैसे पहचाने, पहली बात तो ये दूसरा पद इसमें प्रधान है, आसन इसमें प्रधान है, ठीक। तो दूसरा पद प्रधान है, लेकिन किसी एक कारक की विभक्ति का लोप होगा, किसी एक कारक की विभक्ति का इसमें लोप होगा। जैसे आप देखेंगे, जैसा कि आप देखेंगे इसका भी अलग अलग है तत्पुरुष का, एक कर्म तत्पुरुष है, आप देखेंगे करण तत्पुरुष है, संप्रदान है, ठीक है। तो आप देखेंगे तो जैसे कि को का लोप हो गया, को का लोप हो गया, आप देखेंगे से का लोप हो गया, आप देखेंगे के द्वारा, ये सब अभी काम में आएंगे, के द्वारा है। आप देखेंगे को, ठीक है, को ठीक है, को के लिए, ऐसी चीज़ों का विभक्ति का लोप होगा। जैसे कि मैंने कहा मरण को आसन, जैसे मैंने कहा मरणासन, इसका विग्रह करो क्या होता है, मरण को आसन होता है, तो को का लोप हो रहा है, ठीक है। तो ये तत्पुरुष समास है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ और कहता, माखन चोर, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। माखन चोर मतलब क्या होगा, माखन को चुराने वाला, एक को का लोप हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, को का लोप हो रहा है, ये भी तत्पुरुष समास है, ठीक। अब ये बात अलग है कि कर्म तत्पुरुष है, जैसे हम लोग अगले और जाएंगे, के लिए जब लोप होगा तो वो संप्रदान हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वैसे नहीं आएगा, सीधा पूछेगा तत्पुरुष कौन सा है। यथामति, अब मेरे को बताओ, इसका आंसर आप खुद दे सकते हो, यथामति में कौन सा समास है, ठीक। तो ये अवयवी भाव समास हो जाएगा, तो ये मति के अनुसार होगा, मति के अनुसार इसका विग्रह होगा। हमने कैसे पहचाना, क्योंकि अथा यहाँ पे, ठीक है, उपसर्ग लगा है और अव्यय का मतलब उपसर्ग होता है। क्लियर है, ये चीज़ एक पहचान सकते हो। यथाशीघ्र, ये भी अवयवी भाव समास हो जाएगा, इसको समझ पा रहे हो आप लोग, ये भी अवयवी भाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट हम जाएंगे हथकड़ी। हथकड़ी किस समास का उदाहरण है, अब इसको अच्छे से देखना। हाथ, हथकड़ी का मतलब होता है हाथ के लिए कड़ी। क्या होता है जी, हाथ के लिए कड़ी, मैंने आपको बताया था हाथ के लिए कड़ी। और जब इसका लोप हो, के लिए यहाँ पे लोप हो रहा है हथकड़ी में, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। देशार्पण, इसको भी अच्छे से देखना। एक है आपका देशार्पण। देशार्पण क्या होता है, देश के लिए अर्पण। इसको आप विग्रह करोगे तो वो हो जाता है देश के लिए अर्पण। के लिए का लोप हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। गृह आगत, गृह आगत क्या होगा, गृह को आगत, इसका मतलब क्या हो जाएगा, गृह को आगत। को का लोप हो रहा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो अगला है रोग मुक्त। इसको अच्छे से देखेंगे, अगर इसको विग्रह करोगे तो वो क्या हो जाता है, रोग से मुक्त। तो इसमें से का लोप हो रहा है, से विभक्ति का, तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है भरपेट, किस समास का उदाहरण है। अब बताओ इसमें भर क्या लगा हुआ है, याद रखना, ठीक है, भर उपसर्ग है, बाहर नॉइस है, भर उपसर्ग है, उपसर्ग लगा है तो हमें पता है कि अवयवी भाव समास होता है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि यदि दोनों पद प्रधान हो, याद रखना है, जैसे कि हमने कहा भाई है और भाई है और बहन, सिर्फ हम लोग भाई को प्रधान नहीं कह सकते, ठीक है, दोनों पद प्रधान है, याद रखना। यदि दोनों पद प्रधान हो तो वो द्वंद्व समास हो जाता है। क्लियर है, जैसे कि भेड़ बकरी, भेड़ और बकरी, जैसे कि रुपए और पैसा, दोनों पद प्रधान है तो वो क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। भेड़ बकरी देखेंगे, ठीक है, इसको मैं बता दिया था, भेड़ बकरी, इसमें द्वंद्व समास होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ये बाहर नॉइस आ रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, किसी को समझा भी नहीं सकते हैं भाई यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग देखें रुपया पैसा। रुपया पैसा में भी द्वंद्व समास होता है। यहाँ पे दो चीज़ हम लोग समझेंगे। एक है यदि पहला पद संख्यावाचक हो, अच्छे से देखना, पहला पद संख्यावाचक हो और दूसरा पद प्रधान हो, संख्यावाचक होना चाहिए। जैसा कि यहाँ देख रहे हो इक, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ठीक, इक, तो वो हो जाता है द्विगु समास, ठीक है, पहला पद संख्यावाचक होगा। अच्छे से देखना, जैसे कि मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको, त्रिलोक, ठीक है, इसको मैंने कमेंट करना है, इसको त्रिलोक, ठीक, इसको आप कमेंट करके बताना त्रिलोक किस समास का उदाहरण है। ठीक है, एक रूल आपको और याद रखना है, यदि पहला पद
आपको अच्छे से देखना है, विशेषण हो। आपको पता है विशेषण क्या होता है, ठीक है, विशेषता बताने वाला। और दूसरा पद विशेष से हो, जैसे कि हमने कहा अरे भाई गीता बहुत सुंदर है, तो उसमें विशेषण क्या हुआ, सुंदर। और गीता गीता क्या हो गई, विशेष से हो गई। तो यदि हम लोग नीलकंठ बोले तो इसमें विशेष क्या है और विशेषण क्या है, नील क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, क्योंकि उसकी विशेषता बतला रहा है, किसका, कंठ का। और कंठ बोले तो क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा। और ऐसे हो तो वो हो जाता है कर्मधारय समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। तो इस प्रकार से इसको देखना। महात्मा किस समास का उदाहरण है, महात्मा कर्मधारय का है क्या, द्विगु का है क्या, द्वंद्व का है। महात्मा मतलब महान है जो आत्मा, बस फोकस रहना, थोड़ा आवाज़ आ रहा होगा। महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, आप देख पा रहे हो ये किसकी बात कर रहा है, आत्मा महान की बात कर रहा है, आत्मा की महान की बात कर रहा है। महान मतलब उसके विशेषण को बता रहा है, और आत्मा क्या हो गया, इसमें विशेष से हो गया, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट है चौराहा। चौराहा किस समास का उदाहरण है, इसको आप कमेंट करके बताना। इतने सारे मैंने रूल्स बताए किस प्रकार से इसको हम लोग समझ सकते हैं। लास्ट कमेंट वर्क और है, क्योंकि एक कमेंट दिया था मैं, वो तो इजी था, इसको आप कमेंट करना, ये भी इजी ही है, ठीक है। अब उसको कर लोगे तो इसको भी आप। क्लास यहीं पर मैं रख रहा हूँ, बाहर बहुत ज़्यादा नॉइस है, काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस थे, समझाने भी थे। मैंने चाहा कि कल ये सब चीज़ हो जाएगी, बस रात भर लाइट गोल होने के कारण मैं ये सब चीज़ नहीं कर पाया हूँ, ठीक है। लेकिन मैथ्स मैं आपके लिए ज़रूर लाऊंगा, उसके क्वेश्चन सेट हो चुके हैं। मैं इसको अभी रात में एक्सप्लेनेशन के तौर पर उसको अच्छे से वहाँ पे वॉइस डाल लेता हूँ। कल सुबह तक मैं उसकी क्लास आपको दे दूंगा। तो मैथ्स हम लोग कल देखेंगे। मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ाई करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल अपने सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।